Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने सीडीपी का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ जिसमें हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट। हमने अभी तक अगर आपने देखा हो तो 4 मॉक टेस्ट हमने कर रखी है जिसमें हमने बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको मॉक टेस्ट सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ओके, सीडीपी सेक्शन है ये। एंड आज हमारा जो होगा वो होगा क्लास 5th सीडीपी सेक्शन का मॉक टेस्ट क्लास 5th। ओके, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज इन द चिल्ड्रन। मतलब कि बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा होगा वो बताना है आपको। ऑप्शन प्रेयर असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट या ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे बोल रहा है प्रार्थना सभा, तो इससे तो मॉरल वैल्यूज डेवलप होगी बच्चे में। सही सामाजिकरण, ये भी करेक्ट है। बुद्धि भी है। तो क्या हुआ, जो बेस्ट आंसर जो है करेक्ट है जो वो है ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑप्शंस आर राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग एड इज यूज्ड इन द क्लास फॉर, मीन्स जो कक्षा में जो शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग की जाती हैं तो उससे क्या होता है, क्यों करते हैं वो यूज। क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन, रिड्यूसिंग, ये बर्डन है, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द टीचर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास और बीइंग कंपल्सरी इन द टीचिंग। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन वो बताना है। तो देखो, बीइंग कंपल्सरी इन टीचिंग ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, दिस वन इज नॉट करेक्ट। रिड्यूसिंग बर्डन, बर्डन बोझ कम किया जाता है, बोझ कम करने के हेतु, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशंस क्रिएट करता है, मीन्स विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए होता है ये वाला टीचिंग एड यूज। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना है, कौन सा होगा इंट्रिंसिक, आंतरिक। बहुत ही ध्यान से ऑप्शन देखना। सिलेक्शन इन स्कूल्स फुटबॉल टीम, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक। फर्स्ट ऑप्शन तो बोल रहा है कि विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, मीन सिलेक्शन हो रहा है। सेकंड है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक। एंड नेक्स्ट है गेटिंग अ ड्रेस ऑन बर्थडे। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑप्शन आर राइट। तो देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो करेक्ट है ना वो ये है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक। जहाँ इंट्रिंसिक वर्ड आ जाए ना वहाँ होता है कि खुद के लिए। ओके, खुद के लिए, फॉर द ओन सेक, वो खुद के लिए कर रहा है ना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन। Gagne in his book The Condition of Learning has described how many types of learning। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। गैगने की जो थी बुक आई है, बुक थी जिसका नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। उस बुक में कितने टाइप ऑफ लर्निंग का, कितने टाइप ऑफ लर्निंग बताए गए हैं। इज दैट 5, 8, 7 टाइप्स और 10 टाइप्स, कितने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार है ना बुक का नाम पूछ लिया जाता है, तो कई बार ऐसे टाइप्स पूछ लेते हैं कि कितने टाइप्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए थे इस बुक में। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8। ओके, आपको याद रखना है कितने टाइप्स, 8 टाइप्स। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by motivation in the process of learning? सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है। शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्निंग, शिक्षार्थियों की स्मृति को तीव्र करता है, शार्पन करता है उनकी मेमोरी को, लर्नर्स की मेमोरी को। या फिर मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली रूप से
सोचते हैं विद्यार्थी इसमें। एंड नेक्स्ट वन है क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स, या फिर वो है ना सीखने तो रुचि पैदा करते हैं मोटिवेशन से। ओके, एंड लास्ट वन बोलता है डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। तो जो बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो है क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग न्यू लर्नर्स। वो क्या करता है, वो रुचि पैदा करता है ना, मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following environmental factor affects the personality। व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बताना है आपको। ओके, इज दैट सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, या ऑल ऑप्शंस आर राइट। कौन सा होगा? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ये सभी ही इंक्लूड हो जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर राइट। क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, तो एनवायरमेंट में तो सब कुछ आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, कल्चरल भी आ जाता है, एंड इकोनॉमिक में, ये सभी ही इंक्लूडेड हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो हमेशा क्या करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली ऑप्शंस पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, एंड थर्ड वन है ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, या फिर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस वन इज राइट, करेक्ट है ये। ओके, एंड ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है ना ग्रोथ, तो ओके। एंड नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये बात हो गई गलत। ग्रोथ कुछ टाइम बाद रुक जाती है। ओके, तो जो जो गलत है वही पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन तो करेक्ट है, ऑप्शन ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दोनों ही अलग आयाम हैं, है ना। तो जो ऑप्शन बी है वही हमारा आंसर हो जाएगा कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, नहीं, कुछ टाइम बाद रुक जाती है ग्रोथ। ओके, ये थ्रू आउट लाइफ नहीं होती। ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी फुलफिल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इनमें से कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो इन सभी बोलते हैं ना अधिगम उपदेशों को पूरा करती हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करती है, फुलफिल करती हैं। उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन तीनों ही आ जाते हैं। तो वो किसमें आ जाएंगे, लेक्चर्स में आएंगे, ग्रुप डिस्कशन में आएंगे, कि रोल प्ले में आएंगे, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में आएंगे। तो बेस्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में ये तीनों ही डोमेन इंक्लूड हो जाते हैं, कॉग्निटिव भी हो जाता है, अफेक्टिव भी हो जाता है, एंड साइकोमोटर डोमेन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, ऑप्शन सी, भूमिका निर्वहन। नाउ नेक्स्ट वन, रीइंफोर्समेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कई बार पूछ लिया जाता है। रीइंफोर्समेंट जो है वो किसका पार्ट है इनमें से, टीचिंग का है, लर्निंग का है, इंस्ट्रक्शन का है, या नन ऑफ द अबव है, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, किसका होगा, लर्निंग का होगा ना, अधिगम। ओके, पुनर्बलन जो है वो अधिगम का ही एक भाग है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्फेजिया इज, ये जो डिस्फेजिया है वो क्या है वो बताना है आपको। डिस्फेजिया क्या है, इनएबिलिटी टू राइट, इनएबिलिटी टू रीड, इनएबिलिटी टू कैलकुलेट, या लैंग्वेज एबनॉर्मलिटी। कौन सा होगा, लेखन में समस्या होती है, या पठन में होती है, गणना में समस्या होती है, या भाषाई असामान्यता होती है, क्या होता है डिस्फेजिया।
इसको अफेजिया भी कह दिया जाता है। ओके, इसको अफेजिया भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काफी जगह इसको पूछ लिया जाता है, क्या? अफेजिया। ओके, ये काफी जगह आ जाता है, इसका अदर नेम भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि क्या होता है डिस्फेजिया को और क्या नाम से भी जाना जाता है, तो ये होता है अफेजिया। ओके, तो ये क्या होती है? ये होती है लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी। ओके, ये भाषाई असामान्यता होती है। देखो आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, व्हाट इज डिस्फेजिया? इट्स ए डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज जिसमें कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन दोनों में ही डिसऑर्डर होता है, मतलब इनमें दिक्कत होती है। ओके, डिफिकल्टी होती है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ओके, कि अफेजिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है। ओके, नेक्स्ट वन, यूनिफैक्टर और सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो किसने दिया है? क्या थॉर्नडाइक थे? वो थॉर्नडाइक ने दिया, पेवलोव ने दिया, एल्फ्रेड बिनेट ने, या फ्रीमैन ने? है ना? अब जिसने ये थ्योरी पढ़ी होगी वो तो तुरंत बता देंगे आंसर। ये दिया है एल्फ्रेड बिने ने। ओके, ये याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो देखो आप है ना, ये लास्ट अगर एग्जाम देने जाते हो तो आप लास्ट लास्ट में एक बार ये रिवाइज भी कर लोगे ना, तो बहुत से क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से निकल जाएंगे। बहुत पूछे जाते हैं कि ये सिंगल फैक्टर किसने दिया है, स्पीयरमैन की कौन सी टू फैक्टर थ्योरी थी। ओके, ये बहुत से मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया, ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं। ये लास्ट में अगर आप रीड आउट कर जाओगे ना तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन इंटेलिजेंस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो ये काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपका। आप ये पूरा ये चार्ट रीड आउट कर लेना, एक बार रीड कर लेना तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें गलतियां भी होती हैं। ओके, बहुत ही चांसेस हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। इन्होंने पूछा क्या है, पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ। कंसेप्शन टू द बर्थ का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? अब इसमें कंफ्यूजन होगा इन्फेंसी और प्रीनेटल में, है ना? इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रीनेटल। ओके, प्रसव पूर्व काल में, क्योंकि देखो डेवलपमेंट जो होती है ना, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है प्रीनेटल स्टेज में। ओके, प्रीनेटल स्टेज में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन सी। देखो आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कौन सा कहाँ। आप देखो प्रीनेटल में कंसेप्शन टू बर्थ होता है, इन्फेंसी होता है बर्थ टू 18 मंथ्स। तो ये पूरा आप चार्ट आप पढ़ सकते हो। ओके, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछा ही जाता है ये क्वेश्चंस तो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप रीड आउट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कैन बी गिवन इन। ये जो अचीवमेंट टेस्ट है ये कितने वेज में होता है, किन तरीकों में दिया जाता है, ये बताओ। अचीवमेंट टेस्ट 2 वे है, 4 वेज, 6 वेज या 3 वेज? ऑब्वियस सी बात है, ये होता है 2 वेज। अब जिसने ये सेशन देखा होगा वो तो बता ही देगा, है ना, 2 वेज कौन से होते हैं। ओके, 2 वेज में होता है, 2 तरीके होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के। अब वो आप देखो यहाँ देख सकते हो, अचीवमेंट टेस्ट के 2 हैं। ओके, 2 वेज है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड होता है एक, और एक होता है टीचर मेड टेस्ट होता है। ओके, और जो मोस्टली यूज किया जाता है वो होता है टीचर मेड टेस्ट, जिसमें रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल ये सभी ही किए जाते हैं टेस्ट। ओके, रिटन में कौन से होंगे, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, ओरल तो पता ही है, ओरल होगा, मौखिक होगा, एंड प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली उनसे करवाया जाएगा बच्चों से। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वो बेस्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हुए करिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अ स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ पीरियड ऑफ
सूडो मैच्योरिटी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जी सूडो मैच्योरिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन तो। हुँ, और कन्फ्यूजिंग भी है। इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा होगा ऑप्शन सही। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कौन-सा होगा? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या मैच्योरिटी? कौन से स्टेज को कहते हैं? सूडो मैच्योरिटी पीरियड कौन-सा होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है चाइल्डहुड, ओके, बाल अवस्था। एंड इसमें है ना, अगर पूछ लिया जाए कौन-सा, तो इसमें होगा लेटर चाइल्डहुड, ओके, लेटर चाइल्डहुड, ये आपको याद रखना है। कई बार ऑप्शन में है ना अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड ऐसे आ जाते हैं ऑप्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेटर चाइल्डहुड आएगा, ओके। एंड जिसका टाइम पीरियड होता है 6 टू 12 ईयर्स का, ओके। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, providing salary to the teacher at the end of every month, which schedule of reinforcement it reflects? ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीइंफोर्समेंट का ये जो शेड्यूल्स हैं ये सब आप पूछे जाते हैं। तो टीचर को है ना सैलरी दी जा रही है कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। हर एक मंथ के एंड में सैलरी दी जा रही है, ओके। तो एक तो ये पता लग गया आपको, हर एवरी मंथ दे रहे हैं सैलरी, दैट इज दिस वन इज फिक्स्ड। फिक्स्ड है, सैलरी मिलनी है। फिक्स्ड है मीन्स ऑप्शन या तो ए होगा या फिर सी होगा। यहाँ तक तो पहुँच गए ना हम, ऑप्शन बी तो है ही नहीं एंड ऑप्शन डी भी नहीं है, तो कौन सा होगा? अब देखो और ध्यान से पढ़ो, प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट इज ये क्या हो रहा है? एवरी मंथ दे रहे हैं, तो वो रेशियो में तो नहीं होगा ना, अंतराल में होगा, इंटरवल में हो रहा है ना। टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स कर रखा है कि एवरी मंथ हमको देना है, लास्ट में, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये तो फिक्स्ड हो गया, और इंटरवल अंतराल भी उन्होंने तय कर रखा है ना, सैलरी देनी है, दैट इज ऑप्शन सी, ओके। तो देखो ये भी थोड़ा ध्यान से देख लो आप, पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ओके। इसमें आ जाता है रेशियो, शेड्यूल एंड इंटरवल, ओके। तो रेशियो आप हमेशा ध्यान रखना, रेशियो जो होता है ना वो रिस्पॉन्सेज कहलाता है, ओके, रिस्पॉन्सेज कहलाता है। एंड ये जो इंटरवल होता है ये होता है टाइम पीरियड, ओके। इंटरवल आप बता सकते हो टाइम पीरियड, या आप कह सकते हो इसको कि ये होता है टाइम पीरियड, ओके। तो देखो अब ये जो रेशियो शेड्यूल है तो ये होगा, एक तो फिक्स्ड होगा, एक वेरिएबल होगा चर, ठीक है। एंड जो ये इंटरवल शेड्यूल है इसमें होगा फिक्स्ड एंड इसमें भी वेरिएबल, ओके। ये मैंने टॉपिक करवाया हुआ है, अगर आपका मिस हो गया है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सेशन मिल जाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी मॉक टेस्ट फिफ्थ, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही उनको मोटिवेशन मिलेगा, री मिलेगा, ओके। एंड पता लगेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना उनको टॉपिक आता है, कितना नहीं आता है, ओके। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।